तो हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट गमन एवं संचलन वाला चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन था उसको जाने। इसके अलावा हम लोग जो पीसी संकुचन के लिए जो क्रिया विधि होती है, जो पीसी संकुचन कैसे होते हैं उनके बारे में आज जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़े हैं उसको भी थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मसल्स बंडल रहते हैं, मसल बंडल के अंदर में मसल फाइबर, जिसको हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं, तो मसल सेल के अंदर में दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रहती है, एक का नाम एक्टिन और दूसरे का नाम मायोसिन। ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। एक्टिन जो रहती है थिन फिलामेंट रहती है और मायोसिन जो रहती है थिक फिलामेंट रहती है। एक्टिन को हम लोग आई बैंड बोलते हैं, मतलब आइसोमेट्रिक बैंड भी बोलते हैं, जबकि मायोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोमेट्रिक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीचों बीच से एक लाइन भी जा रही थी जिसको हम लोग जेड लाइन बोल रहे थे। तो एक्टिन के बीचों बीच से जो जाती है लाइन उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जेड लाइन। जबकि ए बैंड के बीचों बीच से जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जहां पर मायोसिन फिलामेंट रहता है या ए बैंड रहते हैं, उसके ऊपर में यहाँ पर जैसे मायोसिन है तो इसके ऊपर में यहाँ पर एक्टिन रहता था। तो एक्टिन के बीचों बीच वाली जगह में यहाँ पर जिसमें ओवरलैप नहीं कर पाती थी उसको, उस जगह को हम लोग एच जोन बोले थे, ठीक है। इसको इसलिए हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आज जो पीसी संकुचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे उसमें वही सब चीजें काम आने वाली है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग प्रीवियस क्लास में एक चीज देखे थे, पीसी संकुचन के जो गुण देखे थे उसमें एक हमारा छूटा हुआ था, उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखें, ये जो पांचवा गुण था यहाँ उसको भी जानते हैं, एक्साइटिबिलिटी वाला जो गुण था, एक्साइटिबिलिटी, है ना। इन सभी को हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे, उत्तेजनशीलता बोलते हैं इसको, उत्तेजनशीलता, ठीक है। ये वाली जो बात है कंडक्टिविटी वाला, कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं चालकता बोलते हैं। चालकता का भी गुण होती है लेकिन इसको एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, इसको दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो कॉम्पैक्टिबिलिटी लिखे थे उसको हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। देखो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तो हम लोग लिख चुके हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। इसको वापस से हम लोग लिखते हैं पूरे को। दूसरे पेन का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको हटा के कॉम्पैक्टिबिलिटी को हम लोग हटा रहे हैं, यहाँ पर इन सबको वो लिखेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिबिलिटी, बोलेंगे एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब इसको बोलेंगे क्या, प्रसार्य, मतलब इसको बोलेंगे प्रसार्य हिंदी में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है पहला जो एनसीईआरटी ने दिया है, दूसरा प्रसार्य दिया है एनसीईआरटी ने, तीसरा दिया है प्रत्यास्थता और चौथा दिया है कौन सा, एक्साइटिबिलिटी। तो ये चार पीसी के गुण होते हैं, लेकिन ये कंडक्टिविटी वाला भी है ना, सही है। तो 5 गुण होते हैं एक्चुअल में पेशियों में। तो इन पांचों गुण का कैसे यूज होता है उसको हम जानेंगे। मतलब देखो पेशी में ये जो संकुचनशील वाला जो गुण है इसी का हम लोग लक्षण को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बाकी जो लक्षण रहते हैं जैसे एक्साइटिबिलिटी इसी के अंतर्गत आती है। तो सबसे जो मेजर इसका गुण होता है पेशी का वो क्या होता है, संकुचनशीलता ही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे दो प्रोटीनों के बारे में, है ना। तो उसका हम लोग जाने थे कि दो प्रोटीन जो रहती है मसल सेल्स या बोल सकते हैं मसल फाइबर्स के अंदर में रहती है, उन दो प्रोटीनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या दो प्रोटीन है, कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक का नाम है क्या, एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन जो रहती है ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ये मतलब संकुचनशील प्रोटीन होती है, ये संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन रहती है। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे यहाँ से, है ना। ये जो एनसीईआरटी में बना के दिखाए हैं ये वाला एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। और इसको यदि हम लोग दूसरे वे में देखेंगे रेफरेंस बुक के हिसाब से तो ऐसे दिखाई देती है। तो संकुचनशील प्रोटीन होती है कौन, एक्टिन जो रहती है। और ये इसको हम लोग पहले और भी बात किए थे, तो इसको हम लोग आइसोमेट्रिक बैंड, है ना, आइसोमेट्रिक बैंड भी बोले थे हम लोग, आइसोमेट्रिक बैंड, या इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन जो रहती है ये बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनी रहती है। तो मोनोमर होते हैं यहाँ पर जी एक्टिन, और इसी से बनी हुई रहती, बहुत सारे मोनोमर से ये बनी हुई रहती है। पॉलीमर बने हुए रहते हैं, तो पॉलीमर जो रहती है वो क्या रहती है, एफ एक्टिन रहती है, ठीक है। तो जी एक्टिन क्या है, यहाँ पर मोनोमर है, जबकि पी एफ एक्टिन क्या है, यहाँ पर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है ना। तो जी का मतलब यहाँ पर ग्लोब्यूलर होता है, तो ग्लोब्यूल से मिलकर बना रहता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं,
मतलब ये जो एक्टिन रहती है एक्चुअली प्रोटीन है, तो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है, तो ऐसे बनी हुई रहती है ये। इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो ये ऐसे बहुत सारे जी 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 से मिलकर बनी हुई रहती है ये। कौन? जी एक्टिन जो है ना। और इसी से क्या बन जाती है? एफ एक्टिन। तो एक एक जी एक्टिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन बनाते हैं। जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जी एक्टिन है ना। एक एक जो है क्या है? जी एक्टिन। और जी एक्टिन से ही क्या बना है? एफ एक्टिन बने हैं। ठीक है। एक और इसके पैरेलल जो चलती है उसका भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए इधर एक और प्रोटीन जो रहती है वो भी जाती है इसी के पैरेलल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, यहाँ पर दूसरा पेन का यूज करेंगे इसका। तो यहाँ पर से जब ये जाएगी ऐसे पट्टी के रूप में, बैंड के रूप में जाती है ना, ऐसे रहती है ये ऐसे। इसका एक अलग ही नाम देते हैं हम लोग, है ना, ये है। तो इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। जबकि इसके पहले वाला ये वाला जो आया था वो क्या था? वो एफ एक्टिन था। एफ एक्टिन जो बहुत सारे जी एक्टिनों से मिलकर बना था। ये जी एक्टिन है, तो जी एक्टिन से मिलकर क्या बना है? एफ एक्टिन बने हैं। ठीक है। लेकिन ट्रोपोमायोसिन में कुछ कुछ अंतराल में एक चीज और रहती है जो 3 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई रहती है। ठीक है। यहाँ पर ऐसे बात करें ये 3, और यहाँ पर भी एक ले लेते हैं ऐसा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है ट्रोपोनिन होती है ये। और ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट होते हैं। ये जो ट्रोपोनिन है इसमें 3 सब यूनिट होती है। तो ट्रोपोनिन टीपीटी, है ना, 3 सब यूनिट का तीनों का काम भी जानेंगे हम लोग। टीपीआई और टीपीसी होती है, टीपीसी। और तीनों में काम होती है, सबका अलग अलग काम होता है। तो काम को भी हम लोग देखें यहाँ से कि देखें, ये जो टीपीसी रहती है ये जो रहती है कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है टीपीसी। ये वाला जो रहती है इनहिबिटरी होती है, इनहिबिटरी। तो ये क्या करती है? मैक्सिम मतलब ये जो रहती है इनहिबिट करती है और ना डायस्टोलिक कंडीशन में काम आती है। डायस्टोलिक कंडीशन करती है। जैसे हम लोग हार्ट में हम लोग सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़े थे ना, तो वहां पर इनहिबिटरी या संदमन का कार्य करती है। तो डायस्टोलिक कंडीशन में ये काम आती है। बाकी टीपीटी की बात करें तो टीपीटी जो रहती है ये जो रहती है मायोसिन के हेड में, मतलब बोल सकते हैं मायोसिन के हेड में जाके बाइंड होती है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर? मायोसिन के हेड में बाइंडिंग करने जाती है, बाइंड होती है। नॉर्मल टाइम में जो टीपीटी रहती है, ये वाला जो एक है ये वाला टीपीटी है। ये वाला क्या है? टीपीटी। अभी क्या कर रहा है? एक जैसे कपड़ा सुखाने के लिए से, मतलब कोई भी चीज को लटकाने के लिए से हुक होता है ना, हुक, वैसे ही हुक वाला काम करती है ये। जो किसको पकड़ के रखे रहती है? एफ एक्टिन को पकड़ के रखे रहती है हुक के द्वारा। तो ये टीपीटी वाला ही होती है। तो मायोसिन के हेड में जाके बैंड होगा और वही में फिसलन करेगा। कौन सा वाला? टीपीटी वाला। तो ये तीनों में से एक ही बस जो रहती है ना, ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में है, बाकी दोनों जो है ना उसके ऊपर में रहती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे ये जो है ट्रोपोमायोसिन है, तो इसके ऊपर में एक है, इसके दोनों साइड में ऐसे रहती है ये। मतलब एक ही बस इससे जुड़ी हुई रहती है। किससे? ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन से ये जो रहती है ये टीपीटी है, टीपीटी। जबकि ये क्या है? टीपीआई। और ये क्या है? टीपीसी होती है ये। तो ये वाले को जानना है टीपीटी क्या करती है। नॉर्मल टाइम में जिस टाइम में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होते रहता उस टाइम में इसको पकड़ के रखती है जैसे हुक जैसे, और ना जैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा ना उसको छोड़ेगी। और देखना छोड़ने वाली बात को ना फिर से हम लोग करेंगे, तो उसको छोड़ने का काम करती है। तो ये इसका एक्टिन का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है ना। तो इसके हिसाब से हमें जानना है। यहाँ देख भी सकते हैं हम लोग इसको, एक्टिन जो रहती है पतले तंतु रहती है और इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है बॉल के जैसा, तो बहुत सारे बॉल से मिलकर बना है कौन? एक्टिन, है ना। और मायोसिन जो रहती है सीधा फ्लैटेड रहती है ऐसे, है ना, मतलब इसमें क्रॉस आर्म वगैरह बनते हैं। इसमें देखो मायोसिन, ये जो मायोसिन है इसको बीचों बीच में क्या लाइन दिखाई दे रहा है? एम लाइन दिखाई देते हैं। जबकि एक्टिन जो रहती है उसके बीच में क्या है? जेड डिस्क या जेड लाइन है। यहाँ पर भी जेड लाइन, है ना, बनती हुई दिखाई दे रही है। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इसके बीच में क्रॉस ब्रिज वगैरह बनेगी, है ना, उसको भी यहाँ पर दिखाया है। दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और यही सार्कोमियर जो रहती है क्या रहती है? कॉन्ट्रेक्शन की यूनिट होती है, मतलब संकुचन की इकाई होती है। ठीक है। अब देखें, है ना, तो यहाँ तक हम लोग देखें
तो हम लोग एक्टिन जो है ना, इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके कि किससे मिलकर बनी रहती है। जी एक्टिन गोलिकाकार प्रोटीन से मिलकर ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई रहती है क्या, एफ एक्टिन बनी हुई रहती है ना, इसको हम लोग जान गए हैं ना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है ना ध्यान देने वाली बात है कि जो जेड लाइन रहती है ना, जेड लाइन ये क्या होती है एक्चुअल में देखें तो जेड लाइन के बारे में बात की है हम लोग की आई बैंड के बीच में रहती है, तो ये क्या रहती है, प्रत्यास्थ रेखा होती है, प्रत्यास्थ रेखा। ठीक है, प्रत्यास्थ रेखा होती है कौन, ये जो जेड लाइन होती है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक एम लाइन दिखाया है वो क्या रहती है, फाइब्रस झिल्ली होती है, मतलब एक रेशेदार झिल्ली होती है, रेशेदार झिल्ली। मतलब इसको हम बोलेंगे, देखो एम लाइन तो है, एम रेखा तो है, लेकिन ये क्या चीज होती है एक्चुअल में बोलेंगे तो ये रेशेदार झिल्ली होती है, रेशेदार झिल्ली वाली लाइन होती है कौन, एम लाइन। जबकि ये प्रत्यास्थ रेखा होती है, मतलब इसको हम लोग इलास्टिक वाला बात करेंगे है ना, कौन, जेड लाइन वाला। तभी तो वो कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इसको भी जानना है हमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो एक्टिन के बारे में पूरा बात बता दिया मैंने। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड मायोसिन के बारे में। ठीक है, तो मायोसिन के बारे में पढ़ें तो मायोसिन किससे बना रहता है वो भी जानते हैं। तो मायोसिन जो रहती है यह भी बहुलक होती है, यह भी क्या होती है, बहुलक। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, बहुलक होती है, जो किससे बनी रहती है, इसके एकलक कौन होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं मोनोमर से मिलकर बनी हुई रहती है पॉलीमर। तो मोनोमर होते हैं मेरो मायोसिन जो रहती है, मेरोमायोसिन जो रहती है वही क्या रहती है, इसका मोनोमर रहती है। और मोनोमर जो रहती है एकलक, इसी से क्या बनते हैं, पॉलीमर, मतलब इसी से क्या बनेंगे, मायोसिन बनेंगे। मतलब ये है कि मेरोमायोसिन से क्या बनती है, मायोसिन। तो मेरोमायोसिन में दो पार्ट रहते हैं इसके, है ना। एक पार्ट जो रहेगा है ना, ये क्या रहेगा, एक हेड वाला पार्ट रहेगा, एक हेड रहती है, और दूसरा इसमें क्या रहते हैं, टेल रहती है। हेड जो रहती है छोटा रहता है ना, छोटा, और ये क्रॉस आर्म बनाती है ना, ये क्रॉस आर्म प्रेजेंट रहती है इसमें। जबकि टेल वाला क्या रहता है, बड़ा रहता है ना, बड़ा रहता है ये वाला बड़ा, और ये लॉन्ग वाला पार्ट रहती है। तो देखो ये जो मेरोमायोसिन होती है इसमें हेड वाले पार्ट में दो चीज होते हैं, क्रॉस आर्म बनाती तो है लेकिन इसके पास में दो चीज प्रेजेंट होते हैं। एक क्या रहता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट रहती है यहाँ पर, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा रहता है क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये दोनों कहाँ पर रहते हैं, ये दोनों रहते हैं हेड वाले पार्ट में, मतलब मेरोमायोसिन के हेड वाले पार्ट में रहते हैं, टेल वाले पार्ट में रहते हैं। देखो टेल वाले पार्ट जो रहता है बड़ा रहता है, मतलब लॉन्ग रहता है, बड़ा नहीं लंबा बोलेंगे इसको, है ना, क्या रहता है, ये लंबा, और ये हल्का रहता है, इसलिए इसको लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं, LMM। जबकि हेड वाले को बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, मतलब इसको बोलेंगे HMM। तो दो पार्ट से मिलकर बना रहता है कौन, मेरोमायोसिन, और इन्हीं लोग मिलकर ही क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। तो मायोसिन का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि दो जो रहती है यहाँ पर, ये लाइट वाला जो रहता है वो क्या रहता है, टेल वाला पार्ट लाइट मेरोमायोसिन है ये, जबकि हेड वाला जो रहता है हैवी मेरोमायोसिन होती है, और ये क्रॉस आर्म भी बनाती है। तो क्रॉस आर्म बनाने के साथ साथ इसमें दो क्या रहते हैं, इसमें दो जगह होती है, मतलब इसके हेड वाले पार्ट में एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंड होगा इसके ऊपर में, ठीक है, और दूसरा कौन से होंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, मतलब यहाँ पर एटीपी भी बाइंड होगा। क्यों, क्योंकि भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में। तो याद रखना है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ साथ में एटीपी बाइंडिंग साइट भी रहती है, और ये जो ना ऐसे लिपटते हुए चलता है, मतलब क्रिस क्रॉस लिपटा हुआ रहता है। क्रिस क्रॉस का मतलब जैसे दो सांप ऐसे लिपटे हुए दिखाई देते हैं ना, वैसे टाइप का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं टेल और ये वाला हेड वाला पोर्शन होती है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर है ना सीधा सीधा लाइन नहीं रहता है, इसमें ऐसे ऊपर 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 हेड निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या रहता है, मायोसिन मॉलिक्यूल्स है जो बहुत सारे मेरोमायोसिन से मिलकर बना रहता है। तो ये मायोसिन होती है, यह भी बहुलक होती है, और ये भी क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मतलब ये क्या होती है, ये भी संकुचनशील प्रोटीन होती है। कौन, मायोसिन, जैसे एक्टिन होता है वैसे ही मायोसिन भी होते हैं। इसका हम लोग और भी नाम जाने थे, है ना, ये आइसोमेट्रिक एनाइसोमेट्रिक बैंड होती है, इसीलिए इसको हम लोग ए बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क कलर के दिखाई देती है, चूंकि मोटी होती है, थिक होती है, थिक बैंड भी बोलते हैं इसको, तो ये डार्क दिखाई देती है। तो कौन है ये, मायोसिन। ये दोनों जो रहते हैं कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो इन लोग रहते हैं कहाँ पर,
तो साइटोप्लाज्म के अंदर में, लेकिन हम लोग साइटोप्लाज्म ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मसल बंडल या मसल सेल्स के अंदर में रहती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं, जब भी टेस्ट वगैरह जब होते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ABCD करके दे देते हैं। तो एक्टिन बेंडिंग साइट को याद रखना ऊपर की ओर रहती है ना, नीचे से उसको एनर्जी दिया जाता है। तो कई लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ऊपर वाला जो रहेगा एक्टिन रहेगा, क्योंकि ऊपर में ही स्लाइडिंग होने वाली है, और अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेड में 2 पार्ट हैं इसके, तो एक्टिन बेंडिंग साइड जो रहेगा ऊपर, और जबकि दूसरा ATP बेंडिंग साइड नीचे की ओर में रहते हैं, ठीक है। और दोनों क्रॉस आर्म बना के रखे हुए हैं। तो इसके आगे और देखते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं पेशी संकुचन की क्रिया विधि के बारे में, कि पेशी संकुचन की क्रिया विधि कैसे होती है। तो इसके लिए हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखें। तो पेशी संकुचन की क्रिया विधि में हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है कि एक्टिन जो रहती है, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के हेड में जाके ऐसे फिसलती है, स्लाइड करती है मतलब, ठीक है। और जब स्लाइडिंग होता है तो उस टाइम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको भी जानना है हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली हमें यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम वगैरह भी है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन अभी इधर देखते हैं कि देखो क्या होती है, ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन का थिन फिलामेंट है, यही इसके ऊपर में इस मायोसिन या बोल सकते हैं हम लोग थिक फिलामेंट के जो हेड वाले पार्ट रहते हैं, जहां पर एक्टिन बेंडिंग साइट होता है ना, एक्टिन बेंडिंग साइट, वहीं पर जाके क्या करता है, ये फिसलन करता है। तो फिसलन करता है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे जार्कोमियर के लेंथ में चेंजेस आएंगे, आई बैंड में चेंजेस आएंगे, तो बहुत सारे है ना चेंजेस आएंगे। तो देखते हैं ये जो रहती है, देखो ये जो टीपी हम लोग ट्रोपोनिन में ट्रोपोनिन वाला चीज पढ़े थे, इसमें टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी पढ़े थे, 3 चीज पढ़े थे। उसमें से जो टीपीटी रहती है ना, वो क्या करती है, ये एक्टिन को पकड़ के रखती है, लेकिन कैल्शियम जब भी मिलता है इसको तो क्या करती है, उसको छोड़ देती है, इसको एक्टिन को फिसलने के लिए छोड़ देगी। और कैल्शियम कैसे मिलेगा उसको जानने के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल, है ना। अभी आउटलाइन हम देख रहे हैं कि ये मायोसिन का हेड है, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है किसकी, एक्टिन की, वो देखो बाइंड होते हुए इसमें फिसलन कर रही है, ऐसे फिसलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब हम मसल कॉन्ट्रेक्शन ऐसे करते हैं तो ये जो रहती है ऐसे फिसलती है, ऐसे एक दूसरे में ऐसे फिसलते रहती है। तो इसको भी जानना है हमें, ठीक है। तो डायग्राम जो हम लोग अभी देख रहे हैं भले ही समझ नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ लेंगे तो पूरा बात समझ आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होती है इसकी पूरी कहानी, है ना, ये सब चीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सब आसानी से समझ आ जाएंगे, है ना, ये पूरी बात समझ आएगा। देखते हैं पहले इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ हुआ उसको भी जानेंगे हम लोग। ये सब चीज़ एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, हर एक चीज़ को जानेंगे। तो हम लोग समझते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्टिन मायोसिन पेशी संकुचन की क्रिया विधि, यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो देखिए अपना कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं इधर कि क्या बात हो रहा है यहाँ पर। तो हमें पढ़ना है पेशी संकुचन की क्रिया विधि, पेशी संकुचन की क्रिया विधि पढ़ रहे हैं। पेशी संकुचन के क्रिया विधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या उसको जानते हैं हम लोग। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराने से पहले सिग्नल आना पड़ेगा। तो सिग्नल कहाँ से आती है उसको हम लोग जानना है। तो देखें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मसल बंडल बनाते हैं, यहाँ पर ये मसल बंडल, ये मसल बंडल है ये, ठीक है। मतलब ये जो मसल बंडल के अंदर में मसल फाइबर्स रहते हैं ना, उसका एक डायग्राम है, मसल फाइबर है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मसल सेल, या बोलेंगे क्या, मसल फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है। ये इसका ये वाला पोर्शन क्या होता है, तो ये होता है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा है ये। सार्कोलेमा मतलब क्या है, ये एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा। और उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिक्विड वाला जो पार्ट रहता है इसके अंदर में, सेल के अंदर में, है ना, वो क्या होती है उसको भी जानते हैं। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये क्या होता है, सार्कोप्लाज्म,
सार्कोप्लाज्म मतलब यहाँ पर ये क्या है, साइटोप्लाज्म को है ना क्या करता है, इंगित करता है ये। तो ये क्या है, सार्कोप्लाज्म है। अब इसके अंदर में है ना बहुत सारे तो न्यूक्लियस रहते हैं ना, आप जानते हैं। और इसके अंदर में ऐसे यहाँ पर बनी हुई रहती है क्या, इसके ऊपर में जुड़ी हुई रहती है न्यूक्लियस से। तो ये होती है क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग एक बात जाने थे कि ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम+2 आयन का भंडार गृह होती है, या का भंडार गृह। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखे थे, एक और स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग है ना, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया था। लेकिन वहां पर हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, सार्कोसोम बोले थे। ठीक है, सार्कोसोम, या इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सार्कोसोम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा उस टाइम में क्या क्या चीजें कैसे होंगी उसको जानते हैं। पेशी संकुचन के लिए पहले बात तो मुख्य आयन की जरूरत जो पड़ती है, तो है ना वो है क्या, कैल्शियम प्लस आयन, है ना, कैल्शियम+2 आयन। ये आयन नहीं रहेगा तो पेशी संकुचन नहीं होगा। इसकी कमी की वजह से टिटेनी हो जाती है, टिटेनी आगे चल के हम लोग देखेंगे, है ना, इसमें जब हम लोग रोग पढ़ेंगे तो कैल्शियम आयनों की कमी की वजह से होती है टिटेनी, मतलब पेशियों में अकड़न होने लग जाती है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता, है ना। उस टाइम में जब जैसे ठंड का दिन रहता है अकड़ जाती है पेशियां, मतलब जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पर जानेंगे कि मुख्य आयन कौन होती है, कैल्शियम+2 आयन। तो देखो पेशी संकुचन होना है तो सबसे पहले पेशी संकुचन, देखो चूंकि पेशी कौन सी पेशी है, तो ये पेशी है कंकाली पेशी। कौन सी पेशी है ये, कंकाली पेशी या रेखित पेशी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेखित पेशी का जो कंट्रोल रहता है ना, कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल्ड रहती है बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, यहाँ से क्या आएंगे, मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इसी में से सिग्नल आने वाली है। मोटर न्यूरॉन जो रहेगी वो आएगी कहाँ पर आएगी, तो ये आएगी कहाँ पर, ये आती है यहाँ पर, जैसे ब्रांचेस रहते हैं इसके, है ना, न्यूरल सिस्टम रहती है ऐसे, न्यूरॉन्स है ये, न्यूरॉन्स यहाँ यहाँ ऐसे आई रहती हैं ये। ठीक है, इसमें ब्रांचेस रहते हैं, इसको हम लोग सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, है ना। ये जो ब्रांचेस है एक्चुअल में ये जो पूरा पार्ट रहता है किसका, न्यूरॉन्स का, एक्सॉन वाला पार्ट रहता है ना, पूरा पार्ट एक्सॉन है। बाकी इधर की ओर में नर्व सेल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना, ऐसे रहती है इसका स्ट्रक्चर जो है, ऐसे बनी हुई रहती है, ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है न्यूरॉन्स में। यहाँ पर ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह लगे रहे हुए रहते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेंड्राइट्स वगैरह ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, सीएनएस से ओरिजिन हुआ है इसका, और यहाँ से आए हैं कौन, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन जो रहती है इसके ऊपर में ऐसे ये सब लगे हुए रहते हैं, ये न्यूरॉन्स का क्या है, पूरा डायग्राम ही बता रहा हूँ मैं, ये पूरे न्यूरॉन्स है। ठीक है, इसमें है ना नोड ऑफ रेनवियर वगैरह रहते हैं, स्वान सेल ऐसे सब लगी हुई रहती है ना। इसको हमें अभी नहीं जानना है, सिर्फ अब ये जाने कि एक्सॉन के द्वारा यहाँ पर आती है, एक्सॉन का ये टर्मिनल एंड है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल ये है। और इसमें रहती है क्या, सिनेप्टिक नोब, ये क्या रहती है, सिनेप्टिक नोब। और इस सिनेप्टिक नोब में है ना भरे हुए रहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में भरी हुई रहती है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है कौन सा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। एसिटाइल कोलिन को याद रखना है। तो ये जो रहती है ये मसल्स वाले के सेल के पास में आकर, यहाँ पर मसल्स में क्या लगे हुए रहते हैं, रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर ऐसे रिसेप्टर रहती है मसल्स के अंदर, मतलब ये जो सार्कोलेमा रहते हैं वहाँ पर। तो याद रखना है कि ये वाला जो रहती है ये वाली जगह, उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसी से साइनेप्स बनने वाली है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये। उसके बाद में हम लोग देखें, है ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद में जो ये खाली जगह है यहाँ पर, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये। और उसके बाद में ये वाला जो सार्कोलेमा में होती है ना, इस ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये।
तो हम बात करें ये तीनों जो रहती है ना, तीनों से मिलकर ही क्या बनते हैं, साइनेप्स। सेम लाइन को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है प्लस ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सभी चीजों से मिलकर बनी हुई रहती है कौन, साइनेप्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्राही, मतलब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होती है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन्स और मसल दोनों शामिल है यहाँ पर। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ग्राही कहाँ पर है, तो ग्राही है कहाँ पर, तो वो है ना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है, ग्राही है। और इसी जगह को, इसी को हम यहाँ को पूरे को ये मिला देंगे, तो पूरे को मिला देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन जो है ना इंटर नहीं कर रही सेल के अंदर में, एक जंक्शन बना रही है, और ये दोनों जंक्शन न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में है ये जंक्शन। ठीक है। अब देखो जंक्शन में ये तो हो गया, अब ये क्या लेके आया है, एसिटाइल कोलिन लेके आया है, जो एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटाइल कोलिन जो रहती है वो कहाँ से, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से है ना, ये निकल रही है यहाँ से, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगी पहले, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगी, तो यहाँ पर ग्राही से होता हुआ वो इंटर करेगा, कहाँ पर, ग्राही से होता हुआ इंटर करेगा कहाँ पर, ये सार्कोलेमा में पहले आएगी, सार्कोलेमा से वो किस में चली जाएगी, वो सार्कोप्लाज्म में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, सार्कोप्लाज्म में। तो यहाँ पर आ गई कौन, ये जो एसिटाइल कोलिन है वो आ गई, ये देखो है ना, यहाँ पर कौन आ गई, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन आ गई। तो एसिटाइल कोलिन के आने से इसमें हलचल पैदा हो जाती है, किसमें, इसमें हलचल पैदा होगी, हलचल, हलचल जब पैदा होगी ना तो क्या करेगा, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहती है ना, वो क्या करती है, कैल्शियम +2 आयन रिलीज करती है, आयन रिलीज करेगी, रिलीज करेगी। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से सीएनएस से सिग्नल आ रहा है किसके फॉर्म में, एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में आया, एसिटाइल कोलिन आया, और जैसे ही पानी जैसे रहता है तो उसमें पत्थर जब हम लोग डालते हैं पूरा हलचल पैदा हो जाता है, हलचल है ना, पैदा होता है कि नहीं होता, जैसे ड्रम में शांत पानी है ना, एक कोई पत्थर कैसे डुबा देंगे पूरा हलचल पैदा होता है कि नहीं, जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है कि नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर भी लहरें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हलचल पैदा होगा, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर हलचल पैदा करेगा, तो इसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होंगी, कौन करेगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगी कौन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्म से है ना, प्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होती है, कैल्शियम आयन रिलीज होगी। और एक कैल्शियम आयन मिलेगी किसको, तो ये जाएगी ट्रोपोनिन को मिलेगी, ट्रोपोनिन, जहां पर टीपीसी वाला जो पार्ट है ना, एक पार्ट, वो किसको पकड़ेगा, कैल्शियम को पकड़ेगा, कैल्शियम का लालची आदमी है ये, कैल्शियम को पकड़ेगा ही। ठीक है, कौन, टीपीसी है ना, जो जाने थे हम लोग इससे पहले वाले हम लोग उसमें देखे है ना, क्या देखे कि जो जब एक्टिन वाला रहता है ये वाला, ये टीपीसी जो रहती है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, मतलब कैल्शियम यहीं पर बाइंड होगी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या हुआ, ये टीपीसी जो है कैल्शियम को पकड़ ली, तो जैसे कैल्शियम इसको मिलेगा ना टीपीसी, तो यहाँ पर एक चीज था क्या, तो इसका नाम है क्या, टीपीटी जो था ना, टीपीटी वो किसको पकड़ के रखा था, एक्टिन को पकड़ा था, जिसको क्या कर देगा, एक्टिन को रिलीज करेगा, एक्टिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जिसकी वजह से करेगा, तो इसकी वजह से देखो क्या होंगे है ना, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको, तो एक्टिन को जैसे रिलीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिन जो रहेगी मायोसिन के एक्टिन बाइंडिंग साइट पर जाएगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट पर क्या हो जाएगी, जाके बाइंड होगी, जाके क्या होगी, बाइंड, और जिसकी वजह से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, वहां पर फिसलेगा वो जाके। ठीक है, मतलब बात क्या हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ
कि न्यूरोट्रांसमीटर से एसिटाइल कोलिन आया और एसिटाइल कोलिन आते ही इसमें हलचल पैदा कर दिया किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म में, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या रिलीज करना पड़ा, कैल्शियम आयन रिलीज करना पड़ा। और कैल्शियम आयन जैसे रिलीज हुआ तो ये ट्रोपोनिन जो एक्टिन का क्या था, है ना, कुछ कुछ डिस्टेंस में, ट्रोपोमायोसिन के डिस्टेंस में पाई जा रही थी, वही टीपीसी क्या कर लिया, कैल्शियम को पकड़ लिया। और कैल्शियम को जैसे पकड़ा तो टीपीटी, है ना, जो एक्टिन को पकड़ा हुआ था, एक्टिन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसकी वजह से एक्टिन जो है मायोसिन के हेड में जाके बाइंड हो जाएगी। और एक्टिन जाके मायोसिन के हेड में बाइंड जब होगी तो उस टाइम में मसल कॉन्ट्रेक्शन होंगे। तो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जानते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट, है ना, इस टाइम में क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट, है ना, क्या हो जाएंगे, स्लाइडिंग करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे, कहाँ पर, स्लाइडिंग करेंगे मायोसिन के हेड में अटैच होकर, मायोसिन के हेड में जुड़कर बोल सकते हैं, है ना, मायोसिन के हेड में जुड़कर क्या होंगे, स्लाइडिंग करेंगे। तो इसी दौरान क्या होगा, तो इस दौरान क्या होगा, सार्कोमियर का जो लेंथ है, सार्कोमियर का लेंथ, सार्कोमियर का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सार्कोमियर का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जेड लाइन, है ना, का डिस्टेंस, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, है ना। मतलब आई बैंड जो रहेगा, आई बैंड, जेड लाइन मतलब आई बैंड जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, कम, आई बैंड क्या हो जाएंगे, कम। और ए बैंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए बैंड ना सेम का सेम ही रहेगा। ए बैंड जो है ना रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बैंड जो रहेगा ना वैसे का वैसे ही रहेगा। सार्कोमियर का लेंथ कम हो जाएगा, जेड लाइन का डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। आई बैंड जो रहेगा उसकी लेंथ जो रहेगी, आई बैंड की जो लेंथ है ना, लेंथ जो है डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, लेंथ, आई बैंड की जो लेंथ है वो क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन ए बैंड का लेंथ ना सेम टू सेम रहेगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एसिटाइल कोलिन आता रहेगा, हलचल पैदा करता रहेगा, तब तक मसल कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है ना कि एसिटाइल कोलिन आया और थोड़ा से आया फिर गायब हो गया। तो जैसे मान लो मसल कॉन्ट्रेक्शन ऐसे किया मैं और उसके बाद ये गायब हो गया, है ना, कुछ समय के लिए अभी आ नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट ही है, फिर मैं ऐसे रिलीज हो रहा है। तो जब एसिटाइल कोलिन लगातार आते रहता है तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन ऐसे होते रहता है, मतलब लगातार आ रहा है ना तब, क्योंकि मैं इधर से सोच रहा हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ। ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी में जैसे सोचते हैं वैसे ही होता है। तो जब तक हम चाहते हैं तब तक ऐसे मसल कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो, है ना, कुछ नहीं आ रहा है, बंद हो गया तो तुरंत आते तुरंत होता है ये सब चीज काम, है ना। तो इस टाइम में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में ये सब चीजें होती है। अब रिलैक्सेशन होना होगा तो रिवर्स चलेंगे इसके, है ना। तो रिलैक्सेशन की भी बात बोलता है एनसीईआरटी कि जब देखो यहां से न्यूरॉन से, यहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहां पर सिग्नल आना बंद हो जाता है, मतलब एसिटाइल कोलिन आना बंद होगा तो रिवर्स हो जाएंगे। कैसे देखना, तो जैसे ना, है ना, उसको मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूँ। और जो भी प्रोसेस ऐसे लाइन से जो हम पढ़े ना, इसको हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो देखें इधर एसिटाइल कोलिन वाला जो है नहीं आ रहा है, बंद हो गया। तो इसकी वजह से हलचल जो पैदा हो रही थी, हलचल पैदा नहीं हो रही है यहाँ पर, किसमें, ये जो सार्कोप्लाज्म में। तो क्या करेगा, अब ये जो कैल्शियम आयन रिलीज किया था ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कैल्शियम आयन रिलीज हुए थे, उसको वापिस एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो जैसे ही कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इस कैल्शियम टीपीसी को बोलेगा भाई कैल्शियम को वापस करो, इधर से एसिटाइल कोलिन नहीं आ रहा है, तो कैल्शियम को वापस करो बोलेगा। तो कैल्शियम जो है ना वापस हो जाएगी किसके पास में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, है ना। इसको लिख के भी देख सकते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी वापस। तो ये क्या करेगा, ये ट्रोपोनिन का टीपीटी वाला जो एक्टिन को छोड़ दिया था, जाओ, है ना, तुम अपनी जिंदगी जी लो, स्लाइड कर लो करके मायोसिन के हेड में, वो फिर से पकड़ेगा उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये टीपीसी वाले लोग ना, ये टीपीसी बहुत लालची आदमी, कैल्शियम मिलते ही इसको छोड़ देता है। मतलब ये इसको जैसे कैल्शियम मिलेगा ना, ये टीपीटी उसको छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन ये टीपीसी जैसे कैल्शियम वापस ले लेता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टीपीटी को वापस पकड़ना पड़ता है, किसको, एक्टिन को। तो एक्टिन को जैसे पकड़ेगा तो स्लाइडिंग जो होता रहेगा ना, ऐसे स्लाइडिंग वो रुक जाएगा। तो स्लाइडिंग रुकेगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन रुक जाएंगे। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो ही कैसे रहा था, ये कैल्शियम की वजह से हो रहा था। और कैल्शियम को कौन दे रहा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में हलचल हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एंजाइम, मतलब एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरो ट्रांसमीटर आया था। क्यों आया था, क्योंकि वैसे सोचे थे,
सोचे थे इसीलिए आया था एक्सॉन के थ्रू, ऐसे आए हुए रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आई हुई रहती है। यहाँ पर है ना ग्राही की भी बात करेंगे तो कहाँ पर ग्राही रहते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ग्राही रहती है। और मसल्स के है ना ये जो सार्कोलेमा वाला पार्ट रहता है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट, वहीं पर ही ग्राही रहते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, वही रिसेप्टर लेके अंदर करती है इसको। समझ आया कि नहीं आया? तो ये रिलैक्सेशन है ये, है ना। इसके बाद हम लोग जो भी डायग्राम यहाँ पर देखे थे उसको एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब चीज क्या हो रहा था देखें अब, इधर देखें, ये थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। इस यहाँ पर था एक्टिन बेंडिंग साइट, और एक्टिन बेंडिंग साइट था इसके नीचे में एटीपी, है ना, एटीपी बेंडिंग साइट रहती है, एटीपी बेंडिंग साइट यहाँ पर ऐसे एटीपी बेंडिंग साइट रहती है, एटीपी यहाँ पर देखो एटीपी बेंडिंग साइट भी है। तो इसमें ऊर्जा भी तो देना है, तो एटीपी टूटती है यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, है ना। एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटती है एनर्जी देने के टाइम में, है ना। एटीपी बेंडिंग साइट, एक्टिन बेंडिंग साइट है, मायोसिन के हेड में जाके बाइंड हुआ है। यहाँ पर देखो ये जो ट्रोपोनिन था कैल्शियम बेंडिंग साइट था, टीपीसी वाला जो है, टीपीसी वाला पकड़ा था किसको, कैल्शियम को। इसकी वजह से एक्टिन को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। कौन रिलीज किया था, टीपीटी रिलीज कर दिया था किसको, एक्टिन को रिलीज किया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्लाइडिंग होने आया था, और स्लाइडिंग हो रहा था एटीपी बाइंडिंग साइड से, एटीपी बाइंड हो रहा, मतलब एटीपी यहाँ से मिलते रहते हैं ताकि मसल कॉन्ट्रेक्शन में एनर्जी मिलता रहे, तो एक्टिन यहाँ से जाके बाइंड हो गया रहता है। तो इसको और जानते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखें और भी डायग्राम में देखो, यहाँ से न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन डेंड्राइट्स कलेक्ट द सिग्नल, डेंड्राइट से ही पूरे सिग्नल बनते हैं और एक्सॉन के थ्रू पूरे आते हैं। तो एक्सॉन पासेज सिग्नल, एक्सॉन के थ्रू आते हैं यहाँ पर, एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर सिग्नल आया, और सिग्नल आया कहाँ पर, मसल्स के पास में, कहाँ पर आया, मसल्स में। तो मसल में जब भी जुड़ी हुई रहती है तो उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मसल फाइबर मतलब एक सेल होते हैं, है ना, मसल सेल, उसके पास आया। अब मसल सेल्स को हम लोग है ना जूम करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सॉन मोटर जंक्शन, मोटर जंक्शन मतलब चूंकि मोटर न्यूरॉन है वो, यहाँ पर देखो मसल फाइबर्स के अंदर में जाके जुड़ा हुआ है, मतलब वहीं पर ही रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं, न्यूरॉन्स और मसल्स मिलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर कैपिलरी जो आ रहती है उसको तो अंदर चली गई रहती है, ये मायोफाइब्रिल्स वगैरह रहते हैं, इसके अंदर आया। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, इस जगह को जूम इन किया गया है, तो देखो यहाँ पर ये मसल सेल के अंदर वाला भाग है। यहाँ पर देखो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में बताया है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये वाले क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स बताया, जिसमें क्या रहते हैं, जिसमें ही न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए रहते हैं। ये सार्कोलेमा होती है बताया, जो मसल सेल का क्या रहती है, ये सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, और इसी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोसोम बोलते हैं। और ये वाली जो रहती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, कौन, जो ये सार्कोलेमा में प्रेजेंट होती है, यहीं पर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, ग्राही या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो बात है, ग्राही प्रेजेंट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होती है, वही बात जो मैंने बताया बना के, वही बात को यहाँ पर दिखाया है। और भी देखें यहाँ पर, जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इस डायग्राम के आगे हैं, तो ये जो अंदर जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, मोटर न्यूरॉन जो एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग द एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है, यही देखो इसमें चला गया, तो मोटर एंड प्लेट से होता हुआ नीचे चला जाता है, और नीचे जब जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, तो यहाँ पर देखना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो करती है क्या, कैल्शियम आयन रिलीज करती है, कैल्शियम रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, यहाँ पर रिलीज किया, देखो यहाँ से कैल्शियम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम निकला, तो कैल्शियम निकलने की वजह से जो एक्टिन थे मायोसिन के ऊपर में फिसलने लग जाएंगे, है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर कैसे फिसलती है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखो एक्टिन फिलामेंट है, ये ट्रोपोनिन जो था, ट्रोपोनिन में 3 पार्ट थे, है ना। देखे हम लोग क्या, टीपीटी को देखे और टीपीसी को जानते हैं, टीपीआई भी रहती है, 3 चीज रहते हैं। ये टीपीटी नॉर्मल टाइम में या विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में एक्टिन को पकड़ के रखता है, एक्टिन को बांध के रखता है, मतलब एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, बांध के रखता है। लेकिन ना जैसे ये इसका भाई है, इसको कैल्शियम मिलते ही ना ये क्या कर देगा, ये छोड़ देगा उसको, एक्टिन को जो पकड़ा रहेगा उसको छोड़ेगा, है ना। तो देखो ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में नियत अंतराल में पाई जाती है, हर एक जगह नहीं रहती ट्रोपोनिन, वही है ना, हुक लगाने की जरूरत नहीं है सब जगह, मतलब ऐसे लाइन से लगाने की जरूरत नहीं है, हुक को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लगाए रहते हैं। वैसे सेम ये जो ट्रोपोमायोसिन रहता है ना, उसमें नियत अंतराल में पाई जाती है, कौन, ट्रोपोनिन नियत अंतराल में रहती है ये,
और किसको पकड़ के रखे रहती है, ये जो एक्टिन फिलामेंट रहते हैं ना उसको पकड़ के रखती है। तो देखना जैसे कैल्शियम इसको मिलेगा, है ना, किसको मिला, ये टीपीसी वाले को कैल्शियम मिला, तो क्या कर देती है, इसको छोड़ेगी, इस ग्लोबुलर प्रोटीन को जो पकड़ी थी उसको छोड़ देगी। तो छोड़ेगी तो मायोसिन बेंडिंग साइट पे जाएंगे, तो इस टाइप का है ना स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखें एक्टिन फिलामेंट एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मतलब एटीपी बेंडिंग साइट में क्या हो रहा है, एटीपी जो है टूट रही है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूट रही है और यहाँ पर एनर्जी देने का काम कर रही है। तो ऊपर एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट के हेड में जाके एक्टिन बेंडिंग साइट में जाके जुड़ गई। अब जब जुड़ी तो यहाँ से क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रॉस ब्रिज। मतलब ये है कि इधर हेड इसका इधर है, अब ये स्लाइड होगा, ऐसे स्लाइड होंगे, मतलब एक्चुअल में ये जो है ना कहीं पर नहीं जाता, वो वाला जो है ना इधर की ओर आ रहा है, ये जो एक्टिन है वो इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर, किधर मतलब ये सामने की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। इधर की ओर आने की वजह से ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है और मुड़ता है, उसी को हम लोग देखो यहाँ पर जैसे ही जुड़ता है ना, तो जुड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज के बाद में स्लाइडिंग होती है, किसकी स्लाइडिंग हो रही है, तो एक्टिन का स्लाइडिंग होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ऊपर में ऐसे एक्टिन है, बीच में ये क्या है, मायोसिन, तो उस ऊपर में ऐसे स्लाइड करती है, ऊपर में ऐसे, और ये भी इधर की तरफ भी रहती है, तो ये दोनों तरफ ऐसे स्लाइड करते हैं, दोनों तरफ ऐसे। जब दोनों तरफ साइड मतलब स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ में कोई परिवर्तन होगा क्या, इसके अंदर वाले के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसके लेंथ में परिवर्तन होगा। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऊपर वाला एक्टिन होती है, तो स्लाइडिंग रोटेशन होती है, स्लाइडिंग रोटेशन। और उसके बाद में जैसे ही रिलैक्सेशन वाला टाइम आता है, तो रिलैक्सेशन वाले टाइम में ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, तो क्रॉस ब्रिज टूट जाते हैं और वापस से वही बात बताया कि कैल्शियम को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, क्योंकि वही दिया रहता है। और इधर से न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरॉन्स से सिग्नल आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से वापस बैक हो जाते हैं। मतलब ये जो रहती है रिलैक्स स्टेज में चली जाती है। तो रिलैक्स स्टेज में जब जाएगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पकड़ लेगी किसको, कैल्शियम को, तो वापस से जो ये टीपीटी रहती है ना, ये जो छोड़ी हुई रहती है किसको, एक्टिन को, इसके ऊपर फिसलने के लिए वो फिर से पकड़ लेती है उसको हुक के द्वारा। तो जब पकड़ लेगी तो बताओ ये मायोसिन रिलीज हो गया, अलग हो गए, एक्टिन फिर से अलग हो जाती है। तो ये वाला जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, है ना, इसमें याद रखना पहले फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होती है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर में फिर ब्रेकिंग हो जाता है उसी क्रॉस ब्रिज का। क्रॉस ब्रिज से देखो हेड वाले पार्ट में वैसे भी क्रॉस ब्रिज रहते हैं, जैसे एक्टिन इससे जुड़ता है मायोसिन के हेड में, एक्टिन जैसे जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। और जब स्लाइडिंग होता हुआ दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग या रोटेशन। और जब छोड़ देगा तो वापिस ये अपनी स्थिति में आ जाती है। मतलब ऐसे रहता है, गुब्बारों को फुलाए रहते हैं, ऐसे पकड़ के से खींचेंगे फिर से उधर चली जाती है। वो छोटा गुब्बारा ऐसे है ना, जब फूट गया रहता है गुब्बारा, तो फिर ऐसे छोटा वाला गुब्बारा बनाते हैं ना, तो उसको पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे फिर से वैसे ही नहीं चली जाती, ऐसे जाके सेम कहानी यहाँ पर भी है उसी की। ठीक है, इसके आगे और देखें, ये बात पूरा बात बता दिया। अब देखो है ना, ये जो बात बताया उसके बेस में ये जो मैं लिखा था ना वहां पर कि आई बैंड छोटी हो जाती है ना, ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, सार्कोमियर का लेंथ चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होती है उस टाइम में। देखें जब ये आई बैंड जो है, ये भी आई बैंड है, इन आई बैंड्स के बीच में है ना क्या रहती है, जेड लाइन रहती है, जेड लाइन। ठीक है, अब देखना ये आई बैंड रिलैक्स्ड स्टेज में है, रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स्ड स्टेज में जब रहती है तो यहाँ पर से एक लाइन रहती है, यहाँ पर से एक लाइन रहती है, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, जेड लाइन। इधर भी हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। आई बैंड के बीचों बीच से एक लाइन गई रहती है ना, वो क्या रहती है, प्रत्यास्थ लाइन है ये, है ना। तो कौन होती है, जेड लाइन। ये वाला जो लाइन है, ये वाला है ना, ये एम लाइन होती है, एम लाइन, जो ए बैंड के बीचों बीच से जा रही है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग एच जोन बोलते हैं। मतलब एच जोन कौन है, ये जो एक्टिन वाला या आई बैंड वाला एक्टिन है ना, ये भी क्या है, एक्टिन नॉट ओवरलैप्ड, मतलब जिसके बाद में यहाँ पर इसके ए बैंड के ऊपर में ओवरलैप नहीं हो रही है, वहां पर एच जोन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। देखो ये एम लाइन वाले को बताए हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एच जोन जो है ना, वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, एच जोन। पहले देखो ये कितना गैप था दोनों के बीच में, अब देखो क्या हो गया, कम हो गया। और जब हाईएस्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन जब होते हैं ना, तो यहाँ पर एच जोन पूरे तरीके से गायब भी हो जाती है। ठीक है, इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी ने बना के दिया है। तो देखो इस टाइम में क्या हुआ, तो यहाँ पर आई बैंड का जो लेंथ था, आई बैंड का लेंथ
है ना। हम लोग किसका क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ रहे हैं। मसल कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल के संकुचन के समय में क्या क्या चीज होती है वो बात है। तो एच जोन क्या हो रहा है, इसका लेंथ एच जोन का जो है ना ये डायमीटर जो था वो क्या हो जाएगा कम, आई बैंड का लेंथ क्या हो जाएगा कम, जेड लाइन क्या हो जाएंगे आपस में आते जाएंगे है ना, जेड लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, जेड लाइन का हम लोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सार्कोमियर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या होती है सार्कोमियर, तो सार्कोमियर का लेंथ क्या हो जाएगा कम, सार्कोमियर का लेंथ क्या हो जाएगा कम, जबकि ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ए बैंड जो रहती है रिमेन कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट ही रहती है वो ए बैंड का लेंथ जो है किस टाइम में, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। इसे कोई पूछते हैं है ना, जो भी हम लोग पढ़े उसमें इसको सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एच जोन रहती है कम हो जाती है ना। आई बैंड का लेंथ भी क्या हो जाता है, आई बैंड का लेंथ जो रहती है वो भी क्या हो जाती है कम, और सार्कोमियर का जो लेंथ रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर होती है। ए बैंड जो रहती है वैसे के वैसे ही रहती है हमेशा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वही चीज जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो है ना क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने से एच जोन जो है कम हो गया और ये सब चीज भी हुए। तो बोलेंगे एम लाइन का क्या हुआ, तो एम लाइन भी जैसे का तैसा ही रहेगा कांस्टेंट, इसको क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीज से, क्योंकि ए लेंथ जो है ये कांस्टेंट है, तो एम लाइन भी उसी का बीच का गैप में रहता है, ऐसे बीचों बीच वाली एक लाइन रहती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फाइबर वाले होते हैं ना, ये फाइबर झिल्ली होती है ये कौन एम लाइन, तो ये भी क्या रहेंगे कांस्टेंट के कांस्टेंट रहेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जब रिलैक्स्ड रहती है, तो रिलैक्स्ड वाले को तो हम पढ़ ही चुके, यहाँ पर जेड लाइन है, यहाँ पर भी जेड लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सार्कोमियर है, सार्कोमियर बोलते हैं। तो सार्कोमियर में कौन कौन आती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। कौन आती है, हाफ आई बैंड आती है, और उसके बाद में फुल ए बैंड आते हैं, और उसके बाद में क्या होती है फिर से हाफ आई बैंड आते हैं। ये बात तो मैं पहले से बता चुका हूँ इसके पहले वाले क्लास में। तो यही सार्कोमियर होती है, मतलब हाफ आई बैंड और बीच में पूरा क्या है ए बैंड, और ए बैंड के बीच में देखना एच जोन जो है ये दिखाई दे रही है, एच जोन है ये। अब देखना जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, मतलब हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन, तो उस टाइम में देखो एच जोन जो है ना कम हो गई। पहले देखो एच जोन कितना था, इतना बड़ा, एच जोन कम हो गया, मतलब दोनों इधर की ओर आ गए कौन लोग, ये जो जेड लाइन था दोनों कम आ गए, मतलब सार्कोमियर का लेंथ क्या हुआ है इस टाइम में कम हो गया है। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन होंगे ना तो इस टाइम में एच जोन गायब हो जाती है। तो ये बात एनसीईआरटी ने भी लिखा है ना, कि जब अत्यधिक संकुचन या मसल कॉन्ट्रेक्शन जब अत्यधिक होता है तो एच जोन गायब हो जाते हैं उस टाइम में, है ना। सार्कोमियर का लेंथ पूरी तरीके से बहुत कम हो जाती है, जबकि ए बैंड का लेंथ जो है ना हमेशा उतना का उतना ही रहता है जितना रहता है, ठीक है। ये बात को हम समझे कि नहीं समझे, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो 1.5 माइक्रोमीटर जो लेंथ रहती है किसका, ए बैंड का, वो उतना ही रहता है वो, जबकि इन लोग का 1 माइक्रोमीटर था ना, उन लोग क्या करते हैं उन वो दोनों कम हो जाते हैं, सार्कोमियर का लेंथ कम हो जाता है। इसी क्वेश्चन को पूछते हैं, कई बार पूछा गया, देखना यहाँ पर सार्को मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चीजें होती है, तो जानना है 1 2 3 4 और ये 5 बातों को जानना है इस टाइम में क्या क्या होती है उसको, ठीक है। और देख भी सकते हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ से देंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर तो एच जोन गायब ही हो गया है, एच जोन है ही नहीं, एच जोन कहाँ है यहाँ पर, ओवरलैप हो गए वहां पर, है ना। पहले ऐसा था, है ना, एक्टिन फिलामेंट था, ये मान लो मायोसिन है, उसके ऊपर में एक्टिन था ऐसे, है ना। तो एक्टिन जब है ना, जब इतना दूरी में था पहले रिलैक्स टाइम में, और थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इतना आ गया, और जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इतना आ गया, ओवरलैप कर जाते हैं, तो ओवरलैप हो गए, देखो एच जोन पूरी तरीके से गायब हो गया। इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब हम ऐसे करें और ऐसे करें, इसके बाद हम लोग और कर नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में एच जोन गायब हो जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे और देखें, यहाँ से हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर देखो एक सार्कोमियर को बताएं, यहाँ पर 2 सार्कोमियर की बात किए हैं, 2 सार्कोमियर मतलब 3 जेड लाइन, एक जेड लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ पर 2 एच जोन है, यहाँ पर भी एच जोन है, यहाँ पर भी एच जोन है। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में दोनों क्या हो गए गायब। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा एच जोन दिखाई दे रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन बस हुआ है थोड़ा से, और जबकि इसमें क्या है एच जोन मैक्सिमम मतलब दिखाई दे रहा है, मतलब रिलैक्स टाइम में एच जोन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से पूछ सकते हैं
कि एच जोन का जो है ना डायमीटर है, एच जोन का किसमें एच जोन का डायमीटर, एच जोन का किसमें क्या क्या होती है पूछ सकते हैं। तो जब वो रिलैक्स्ड रहती है, रिलैक्स्ड, तो उस टाइम में क्या रहेगी, मैक्सिमम, है ना। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होगी, थोड़ा से कम हो जाएगी, मतलब मॉडरेट। और उसके बाद में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, मतलब सबसे ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो उस टाइम में क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाती है। मतलब मिनिमम का गायब हो जाते हैं, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, मिनिमम नहीं, डिसअपीयर एच जोन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके आगे और देखें, पेशी संकुचन की क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। तो पेशी संकुचन की क्रिया विधि में बात करते हैं हम लोग और कुछ चीज़ों की। तो जब पेशी में संकुचन होता है तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए, है ना, एटीपी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत। और हम देखे भी कि एटीपी की ज़रूरत कहाँ पर थी, है ना, उसको जान गए। तो एटीपी की ज़रूरत, तो एटीपी बनाती कौन है, तो ये बनाती है कौन, सार्कोसोम। तो सार्कोसोम का दूसरा नाम क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होती सार्कोसोम, यही एटीपी बनाती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तब जाके तो ये क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आएंगे मॉलिक्यूल्स, है ना, जैसे ग्लूकोज आया, तो इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो एटीपी रिलीज करेगा ये, है ना। तो एटीपी बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, है ना, किसमें, पेशी में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहे हैं। और चूंकि यही क्या करती है, एटीपी देती है। देखो एटीपी की जरूरत है पेशी संकुचन के लिए। और बार बार जब पेशी में संकुचन होता है तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज रहते हैं ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो टूटते हैं, 36 एटीपी बनाती है, लेकिन कभी कभी इसका, है ना, देखो इसमें जब भी होते हैं तो यहाँ पर ना कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन। लेकिन कभी कभी ना ये ग्लूकोज बार बार पेशी में संकुचन हो रहा है तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन भी होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होंगे किसका, ग्लूकोज का, तो जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन होंगे, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भली इसका इनकम्प्लीट, है ना, रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, लेकिन अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो भी क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। हालांकि भले कम एटीपी मिलते हैं लेकिन एटीपी तो मिलती है। तो 2 एटीपी ही मिल पाते हैं, और 2 एटीपी ही, है ना, यहाँ पर जाती है पेशी संकुचन के टाइम में, कहाँ पर, एटीपी बाइंडिंग साइट में। हालांकि ऐसा जब होता है तो क्या बनती है, यहाँ से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो लैक्टिक एसिड जब बनती है तो इसकी वजह से पेशी में थकान उत्पन्न हो जाती है ना, थकान। तो थकान उत्पन्न होती है, थकान, और इसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो अचानक से हम लोग, है ना, किसी दोस्त यार के चक्कर में जिम ज्वाइन कर लिया और अचानक से जिम जाते ही एक ही दिन में बॉडी बना लेंगे करके, है ना, 20-20 किलो का ऐसे डंबल उठा रहे हैं बार बार, या है ना एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ दिए, तो पेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाती बन के। तो लैक्टिक एसिड की वजह से थकान आती है, अगले दिन बेड से भी नहीं उठ पाएंगे, है ना, जिम जाना तो दूर की बात है। समझ आया कि नहीं आया। तो लगातार पेशियों में, है ना, लगातार संकुचन होने से लैक्टिक एसिड बनती है, लैक्टिक एसिड की वजह से थकान आती है और इसकी वजह से पेन होते हैं। ठीक है, होना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन हो जाती है ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो लैक्टिक एसिड में हम लोग पढ़े भी थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप के, ईस्ट फर्मेंटेशन पढ़ते हैं और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होती है पेशियों में इकट्ठा हो जाती है और वही थकान का कारण बनते हैं, पेन इसी की वजह से होते हैं, है ना। मतलब कभी कभी देखे होंगे कि हम अचानक से बहुत डिस्टेंस चलने लग जाते हैं, बहुत दूरी तक जब जाते हैं, तो जब दूरी जाते हैं बहुत दूर तो क्या होगा, बार बार पेशियों में संकुचन होगा। जैसे हम ऐसे चलते रहेंगे तो पेशी में संकुचन हो रहा है तभी चल पा रहे हैं। तो बार बार पेशियों में संकुचन से जो थकान उत्पन्न होती है ना पेशियों में, वो क्या है, किसकी वजह से है, लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना। तो इसको भी जानना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे दिखाई देती है, तो इस टाइप का है ना। इसके आगे देखें, अब देखो हमारे पास में 2 टाइप के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होती है कौन सी, तो एक होती है रेड मसल और दूसरे कौन होते हैं, व्हाइट मसल। व्हाइट मसल कहाँ पर होती है, कमेंट करके बताना है। हालांकि मैं बता देता हूँ, है ना, फिर भी बताना, और भी जानते होंगे तो।
फिर है ना देखते हैं व्हाइट मसल है ना कि कौन कौन लोग जानते हैं। तो देखिए रेड मसल एंड व्हाइट मसल में दोनों में डिफरेंस होती है। तो रेड मसल एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जबकि व्हाइट मसल जो रहती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो देखिए दोनों के बारे में जाने कि रेड मसल में रेड क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से क्या दिखाई देते हैं, पिगमेंट होती है, और इसकी वजह से क्या दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं कैसे, तो ये दिखाई देंगे रेड कलर के मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट, और इसकी वजह से कैसे अपीयरेंस आती है इसकी, रेड। इसमें मायोग्लोबिन है ना पिगमेंट क्या रहती है, एब्सेंट, तो मायोग्लोबिन नहीं है। तो मायोग्लोबिन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, कौन से कलर के दिखाई देंगे, तो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, वाइट। ठीक है, इसमें माइटो चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें, रेस्पिरेशन, तो इसकी वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी संख्या ज़्यादा होती है, की संख्या ज़्यादा होती है इसमें। दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहती है इसकी संख्या क्या रहती है, की संख्या कम रहती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। यही कारण है कि जो लाल पेशी रहती है ना, जल्दी थक जाती है, जल्दी थकान आता है इसमें, जल्दी थकान आती है। ठीक है, जबकि इसमें व्हाइट मसल्स में बात करते हैं तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय श्वसन में, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, में शामिल। ठीक है, इसमें क्या रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या रहती है, कम, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी संख्या क्या रहती है, की संख्या ज़्यादा रहती है इसमें, की संख्या क्या ज़्यादा। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना रेड मसल पाए जाते हैं, वाइट मसल की संख्या बहुत कम होती है। तो वाइट मसल की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं आँख के अंदर में रहती है, देखो ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना आँख के अंदर में, वही वाइट मसल है। समझ आया कि नहीं है, जो आँख के अंदर ये वाइट दिखाई देती है ना, वो जो ब्लैक वाला वो तो आइरिस वाला पार्ट रहता है उसके अंदर में, फिर वो प्यूपिल्स वगैरह रहते हैं अंदर में, है ना। तो जो बड़ा वाला काला गोला दिखाई देता है ना आँख के अंदर में, वो आइरिस होते हैं। उसके अंदर जो छोटा गोला और छोटा जो डार्क कलर में दिखाई देता है ना, वो क्या है, प्यूपिल है। तो पीपल के घेरे का जो नियंत्रण है ना आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। तो मतलब जब भी लाइट जब ज़्यादा जाती है ना तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है वो। अभी नॉर्मल टाइम में नॉर्मल लाइट में ना वो बड़ी रहती है, जो अंदर वाला जो काला गोला है वो नॉर्मल लाइट में, जब ना फ्लैश लाइट को ऐसा डालोगे तो वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आइरिस के पेशी तंतु सिकुड़ते हैं ताकि रेटिना को बचा सके, ज़्यादा डैमेज हो जाती है वरना, है ना। तो आई के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो ये व्हाइट मसल यहीं पर प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहती है, रेड मसल। और जो एथलीट्स रहते हैं ना, एथलीट्स वगैरह जो रहते हैं उसमें रेड मसल जो है ना बहुत ज़्यादा विकसित रहती है। रेड मसल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संख्या रहती है ना, कम रहती है, उन लोग बढ़ा देते हैं बार बार कॉन्ट्रेक्शन करके, है ना, मतलब इसको आदत डलवा देते हैं। तो रेड मसल में कॉन्ट्रेक्शन से जो एथलीट होते हैं, एथलीट में स्ट्रांग बन जाती है वो बार बार कॉन्ट्रेक्शन करने से, इसीलिए जल्दी थकती नहीं है। मतलब जब दौड़ लगेंगे डेली का दौड़ लगाएंगे तो आदत बन जाएगी। तो जब आदत बन गई रहती है तो इसमें थकान जो है ना कम उत्पन्न हो जाता है। और हम लोग है ना अचानक से एक दिन दौड़ने चले गए 5 किलोमीटर, तो फिर हालत खराब हो जाएगा, अगले दिन दौड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें रेड मसल्स में क्या होती है, एथलीट में स्ट्रांग बन गई रहती है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इसको आदत बन गई रहती है। इसके व्हाइट मसल जो भी रहते हैं ना उसके अंदर में, जो पैर वगैरह में भी व्हाइट मसल है, वो भी रेड मसल में कन्वर्ट हो गई रहती है। मतलब व्हाइट मसल भी रेड मसल में कन्वर्ट हो गए रहते हैं, किसमें, एथलीट में। यही कारण है कि उन लोग थकते नहीं है। मतलब एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ भी हो, यहाँ पर लैक्टिक एसिड नहीं बनता, क्योंकि व्हाइट मसल जो है रेड मसल में कन्वर्ट हो गई। तो व्हाइट मसल तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता था, अभी रहा ही नहीं व्हाइट मसल, तो कहाँ से थकेंगे, तो थकते नहीं है। समझ आया कि नहीं। हम रेड मसल में देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मोर माइटोकॉन्ड्रिया है,
वाइट मसल में लेस माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या रहती है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर में डिपेंड करती है, ना कि लोकेशन के ऊपर। एनसीईआरटी एकदम क्लियरली लाइन लिखा है कहाँ पर, सेल बायोलॉजी में, है ना। सेल बायोलॉजी में जाके देखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है ना, कोशिका की सक्रियता के ऊपर में निर्भर करती है, ये बोला है, ना कि उसके लोकेशन के ऊपर। मतलब कोशिका कितना ज्यादा सक्रिय है। तो हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, तो यहाँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, मतलब सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वो ज्यादा होती है ना। सेल बायोलॉजी में ओपन करके देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये पूरा बात समझ आया, है ना। यहाँ पर एक नोट करके एक बात लिख लेना, जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी इसके उड्डयन पेशी जो रहती है ना, फ्लाइटिंग मसल्स, है ना, फ्लाइटिंग मसल्स, फ्लाइटिंग मसल जो है ना, इसमें रेड रेड वाले मसल्स रहते हैं, रेड मसल। और यही कारण है कि है ना, थकान में देरी होती है, थकान नहीं आती, थकान नहीं आती। ठीक है, ये जो थकान, जल्दी थकान आती है वाली जो बात है, कुछ समय के लिए करेंगे तो जल्दी थकान आएगी, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो ये थकान में देरी होती है, थकान में, है ना, देरी हो सकती है। तो ये आसानी से थकती नहीं है। कब? जब, है ना, बार बार इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तब, जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो तब, ज़्यादा हो तब, है ना, क्या होती है, ये थकान देरी से आती है। तो पक्षियों के फ्लाइट मसल में रेड मसल पाए जाते हैं, यही कारण है कि थकान नहीं आती। और जब भी थकान आती है तो वो फ्लैट होके चलते हैं, पहले उड़ेंगे, ऐसे उड़ते हैं, और उड़ने के बाद में जब ऊपर चले जाते हैं फिर उसके बाद फ्लैट हो जाते हैं, कुछ समय के लिए आराम करते हैं। ठीक है, तो पक्षियों में ऐसे उड्डयन पेशियों में रेड मसल्स पाई जाती है, तो उसको भी जानना है। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब चीज़ को जाने, है ना। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। तो ये मसल्स वाला जो कहानी है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली यहाँ को सबसे ज़्यादा याद रखना है ना। इसमें क्या हुआ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो भी ऐसा जो, है ना, लाइन से हम लोग जो पढ़े, इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे ना। हालांकि एनसीईआरटी इसको रिवर्स को भी लिखा है, तो रिवर्स में मैं बता दिया हूँ कि ये जो रहती है, ये जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो वापस बैक हो जाती है, जो भी चीज़ें हुई रहती है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन है वो मसल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मसल से रिलेटेड डिजीज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो है ना, मसल वाला जो है डिजीज जो होती है, मसल्स में, है ना, डिसऑर्डर जो होते हैं, डिसऑर्डर। तो पहला डिसऑर्डर जानते हैं हम लोग टिटेनी के बारे में। टिटेनी जो होती है ये ड्यू टू डेफिशिएंसी, अब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की कमी की वजह से होती है मसल्स में, है ना, सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन या पेशी संकुचन सही से नहीं होता, सही से नहीं। तो पेशियों में क्या होने लग जाती है, पेशी में ऐंठन होने लग जाती है, पेशी मस्कुलर स्पाज्म, पेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, ऐंठन। ठीक है, उसके अलावा पेशी में और भी बात करें हम लोग, पैरालाइसिस कंडीशन होती है, पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस में क्या होता है, में मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएंगे, रुक जाते हैं। तो रुकते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन मतलब बोल सकते हैं उसका संवहन जो होती है, संवहन या परिसंचरण, संवहन नहीं हो पाता, संवहन नहीं हो पाता। या इसका दूसरा रीजन और है ना, क्या, कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ग्राही में न्यूरोट्रांसमीटर को लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर के लेने की क्षमता लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एक्चुअल में ये है क्या, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, इम्यून डिजीज़ है ना। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये माइस्थेमिया ग्रेविस है, माइस्थेमिया
ग्रेविस कंडीशन बोलते हैं इसी को, माइस्थेमिया ग्रेविस नाम का रोग है ये। माइस्थेमिया ग्रेविस है ना, इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में क्या बनती, के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, अगेंस्ट में एंटीबॉडी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को लेती नहीं है, तो माइस्थेमिया ग्रेविस होती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो भी होते हैं है ना, वो अलग ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ये माइस्थेमिया ग्रेविस को याद रखना, इसमें क्या होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ग्राही में न्यूरोट्रांसमीटर लेने की क्षमता खत्म। क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। एसिटाइल कोलिन को वो दुश्मन समझने लग जाता है, यही कारण कि उसको लेता नहीं, तो पैरालिसिस कंडीशन हो जाते हैं। तो मसल्स में ये सब प्रॉब्लम है। और मसल्स के लिए एक चीज़ बताया था मैं कि ये ऑल एंड नन लॉ को फॉलो करती है ना, ऑल एंड नन लॉ को फॉलो करती, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पर एक लैक्टिक एसिड के बारे में बताया हूँ, है ना। तो ये जो रहती है कोरी साइकिल के थ्रू बनती है ना, ये लैक्टिक एसिड कोरी साइकिल से बनती है, कोरी साइकिल से बनती है, इसको भी याद रख लेना थोड़ा सा, कोरी साइकिल से बनती हुई दिखाई देती है। कौन है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाला जो बात है, ठीक है। तो हम लोग ये टिटेनी और पैरालिसिस को जानते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो डिजीज़ होते हैं बोन्स पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लास को यदि हमें चाहिए नोट्स तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नीट जोन KWD को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।